मुझे ये बताइए, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एरिस्टोटल पोएटिक्स किस किस को याद है? एरिस्टोटल पोएटिक्स में क्या था? ट्रेजिक हीरो किसे कहते हैं? एरिस्टोटल पोएटिक्स में अगर हम देखें तो हम उसको कहते हैं ग्रीक ट्रेजेडी। ठीक है, ग्रीक ट्रेजेडी में क्या था कि एरिस्टोटल ने ये बताया हमें कि भाई ये जो डाउनफॉल ऑफ द हीरो है, ठीक है, प्रोस्पेरिटी टू एडवर्सिटी है, और एंड में हीरो मरता है या फिर उसके साथ कुछ बहुत बुरा मिसहैप होता है, उसको ट्रेजेडी कहता है। ठीक है, तो उसने हीरो की डेफिनेशन ही ये दिखाई कि जो कि एंड में मर जाता है या उसके साथ कोई बहुत बुरी अनहोनी हो जाती है और वो पिटी एंड फियर की कैफियत से गुजरता है। अभी रिसेंटली कुछ लोगों ने तो अभी ज्वाइन किया, मैंने गैलीलियो गैलीलाई पढ़ाया था स्टूडेंट्स को। दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग ड्रामा, और वो आप लोगों की ग्रीक ट्रेजेडी से थोड़ा सा हट के बना हुआ था। एरिस्टोटल ये कहता है हीरो वो होता है जो कि प्रॉस्पेरस होता है और उस एक हमाशिया की वजह से, एक एरर ऑफ जजमेंट की वजह से उसका डाउनफॉल होता है। ठीक है, उसका डाउनफॉल होता है, पिटी एंड फियर की कैफियत से गुजरता है, देन उसका कथारसिस होता है। और जो कथारसिस एक्चुअली उस कैरेक्टर का नहीं होता, ऑडियंस का होता है। हम ऑडियंस रोने लग जाते हैं। ठीक है, तो आप देखिए ना कि ये जो ड्रामा आया था अभी वो दानिश वाला, ठीक है, उसमें क्या हुआ था एट द एंड, लोग जो हैं वो सिनेमा के, वो जो मेरे पास तो सिनेमा के बाहर खड़े रो रहे थे, उनका कथारसिस हो रहा था। रीज़न उस थिएटर में ये होता है कि जो ऑडियंस होती है वो इस हद तक ड्रामा के अंदर इन्वॉल्व हो जाती है कि वो समझती है ये जो हीरो है ना मैं ही हूँ, और ये जो हीरोइन है ये भी मेरा कोई मतलब साथ ही कोई बंदा है। ठीक है, यानी कि वो इतना उसके अंदर डूब जाती है ऑडियंस कि वो ऑडियंस एक्चुअली पिटी एंड फियर की कैफियत से गुजरती है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब वो पिटी एंड फियर की कैफियत से गुजरती है तो एक्चुअली ऑडियंस का कथारसिस होता है। ठीक है, ये आ गया अब ग्रीक जो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी। व्हाट अबाउट द रेमंड विलियम? वो अब हम मॉडर्न ट्रेजेडी पढ़ने जा रहे हैं। इसकी जो किताब है उसका नाम है मॉडर्न ट्रेजेडी। दैट इज नॉट द ग्रीक ट्रेजेडी, इट मीन्स कि दैट इज द ऑपोजिट टू द मॉडर्न ट्रेजेडी, ग्रीक ट्रेजेडी। ठीक है, ग्रीक ट्रेजेडी के जो ऑपोजिट एक व्यू पॉइंट आया ट्रेजेडी का, वो रेमंड विलियम ने लिखा। दैट इज द मॉडर्न ट्रेजेडी। मॉडर्न ट्रेजेडी के टोटल 3 चैप्टर्स हैं जो आपके सिलेबस में है। नंबर 1 ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन, नंबर 2 ट्रेजेडी एंड कंटेम्परेरी आइडियाज, एंड नंबर 3 द एपिक थिएटर। ठीक है, जो रिजेक्शन कर दी थी, रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी बाय ब्रेचेट बर्टोल्ड। ठीक है, ब्रेचेट बर्टोल्ड ने गैलीलियो गैलीलाई लिखा था। जो मैं ड्रामा का भी आपको रेफरेंस दे रही थी ना, आ लाइफ ऑफ गैलीलियो गैलीलाई, वो ब्रेचेट बर्टोल्ड ने लिखा था। ठीक है, उसके अंदर उसने एक डिफरेंट हीरो का कॉन्सेप्ट दिया। पीछे से जो ट्रेडिशन चली आई है बेटा वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन जो मेन थिंग जो है, जो ट्रेडिशन एंड ट्रेजेडी की हाईलाइट होती है वो ये है कि एक्चुअली एक ग्रीक थिएटर चला आ रहा था, उसके ऑपोजिट एक रेशनल थिएटर आया जिसको हम एपिक थिएटर भी कहते हैं। एपिक थिएटर में बर्टोल्ड, ये जो रेमंड विलियम है, वो ये कहता है कि, और इवन बर्टोल्ड ब्रेचेट भी ये कहता है कि ये जो पिटी एंड फियर और सफरिंग और ये कथारसिस है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें अननेसेसरी सिंपैथी, अननेसेसरी पिटी, अननेसेसरी फियर जो है इंसान की स्टेट ऑफ माइंड को ख़राब करता है, उसको एक अजीब से सिंपैथी में ले जाता है। बाज़ लोग आप देखें उनको सिंपैथी की बड़ी आदत होती है कि हम हर किसी के पास जाएं, रोएं, अगला बंदा कहे हाय भाई तुम्हारे साथ बड़ा बुरा हुआ। ठीक है, तो वो कहते हैं ये जो चीज़ें होती है ना, ये दिलों को सख्त करती हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये अननेसेसरी सफरिंग्स जो है ना ड्रामा के अंदर, ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सास और बहू के जुल्म और ज़्यादती ये नहीं होनी चाहिए ड्रामास के अंदर। ठीक है, बल्कि क्या होना चाहिए कि जो रेशनल थिएटर कहता है कि यस सेल्फ पिटी, जो रेशनल थिएटर है वो ये कहता है कि भाई ये जो
एक रियलिटी बेस्ड कहानी होनी चाहिए जिसमें एक हीरो क्रूसीफाई ना हो, एंड में मरे ना, बल्कि हीरो एक्चुअली वो होता है जो अपने एम्स एंड एम्बिशंस पूरे भी करता है और वो मरता भी नहीं है। गैलीलियो गैलीलाई में जो इसने स्टोरी लिखी थी बर्टोल्ड ब्रेचेट ने, इन द कंट्रास्ट टू द ग्रीक ट्रेजेडी, ठीक है, उसने लिखा कि भाई वो जो लाइफ ऑफ गैलीलियो गैलीलाई है, अगर आप वो स्टोरी पढ़ो, आज पढ़ना, जिसके पास करंट नोट्स है ना बेटा वो पढ़े, जरूर पढ़े, एटलीस्ट आप उसकी उर्दू समरी जरूर पढ़ें। गैलीलियो गैलीलाई एक ऐसी स्टोरी थी जिसके अंदर गैलीलियो जो होता है वो एक साइंटिस्ट होता है, ठीक है, और वो एक आम इंसान होता है जिसके अंदर लस्ट फॉर फूड होती है, लस्ट फॉर मनी होती है, आपके और मेरे जैसा इंसान होता है। ये मॉडर्न ट्रेजेडीज जितनी भी आएंगी वो ऐसी होंगी, लेकिन वो एंड में क्या होता है कि जो उसका क्लाइमेक्स ये होता है कि जब वो टेलीस्कोप ईजाद करता है और उस टेलीस्कोप के जरिए वो ये देखता है कि पूरी दुनिया जो है वो तो सन के गिर्द घूम रही है, जबकि बाइबल में लिखा पूरी दुनिया अर्थ के गिर्द घूम रही है। अब उस वक्त चर्च का राइन होता है, ठीक है, चर्च की अथॉरिटी होती है और चर्च हर उस इंसान को स्टेक्स के साथ जला देता है, जैसे ब्रूनो को स्टेक्स के साथ जला दिया गया था। कि इसी तरह गैलीलियो को सब मना करते हैं, देखो तुम ये थियरी मत पेश करो, उसका अपना जो दोस्त होता है वो भी उसको यही कहता है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं अपने एम्बिशन में पूरा उतरूंगा। एट द एंड इसको अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद इसको वो टूल्स दिखाए जाते हैं, इसको मेंटली टॉर्चर किया जाता है क्योंकि ही इज अ मैन, हर इंसान को अपनी जिंदगी प्यारी होती है। चर्च इसको कहता है या तो तुम रिकेंट कर लो, यानी कि माफी मांग लो, तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, या तुम फांसी लटक जाओ, तुम्हें सजा के तौर पे या तो स्टेक्स के साथ जला दिया जाएगा या तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। अब गैलीलियो क्या करता है, अब एक हीरो को तो ये करना चाहिए कि भाई हक की खातिर मर जाओ, लेकिन वो है ना, कट जाओ, मर जाओ, जैसे कि द क्रूसिबल के अंदर हमने देखा था कि एंड में जॉन प्रॉक्टर जो है वो फांसी चढ़ जाता है, ठीक है, वो भी एक्चुअली उसके अंदर भी एक वॉर दिखाई गई बिटवीन द चर्च अथॉरिटी एंड द जॉन प्रॉक्टर, वो जो विच क्राफ्ट वाला सारा सिनेरियो होता है, वो तो एक्चुअली ग्रीक ट्रेजेडी थी कि हीरो का ही डाउनफॉल होना है, हीरो नहीं मरना है। ब्रेचेट ये नहीं कहता, ना ही रेमंड विलियम ये कहता, वो कहता भाई ऐसे नहीं, हीरो असल में वो होता है जो कि अपने एम्स एंड एम्बिशंस पूरे करता है, चाहे वो बैक गियर लेता है जिंदगी में, नहीं लेता है। गैलीलियो गैलीलाई वहां पे एक बैक गियर लेता है और वो ये कहता है कि भाई ठीक है, वो अपनी जो चर्च अथॉरिटी होती है, नेक्स्ट डे जाके वो सारी दुनिया के सामने जब उसको खड़ा किया जाता है उस कोर्ट के अंदर, और वो उसको वो खुद कहता है कि मैंने जो भी बोला था मैंने झूठ बोला था, पूरी दुनिया सन के गिर्द नहीं घूमती, पूरी दुनिया अर्थ के गिर्द घूमती है, बाइबल में जो है वो सच है, मैंने झूठ बोला था। बस ये कहने की देर है कि उसके जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो इसको बड़ी गालियां देते हैं, सारा कुछ करता है, ये तुमने क्या किया। गैलीलियो गैलीलाई को नजरबंद कर लिया जाता है, ठीक है, उसी के घर में नजरबंद कर दिया जाता है और एट द एंड गैलीलियो अंधा हो जाता है। लेकिन एक दिन एंड्रिया सार्टी, जो इसका अपना एंड ऑफ द प्ले ये होता है कि एंड्रिया सार्टी आता है इसके पास, जो कि इसका स्टूडेंट होता है, और इसके घर में जो सर्वेंट काम करती है ना उसका बेटा भी होता है, जिसने बचपन में से इसको एज अ साइंटिस्ट बड़ा वो इंस्पायर होता है कि भाई गैलीलियो गैलीलाई बड़ा पक्का इंसान है। ऑब्वियसली हम अपने हीरोज से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये मर जाएंगे, कट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन जुल्म के आगे झुकेंगे नहीं। रेमंड विलियम कहता है ऐसा हीरो हीरो ही नहीं होता, हीरो तो वो होता है जो अपने एम्स एंड एम्बिशंस पूरे करता है, ठीक है, फिर चाहे उसको बैक गियर ही ना क्यों देना पड़े, इसने तो बैक गियर लिया था। अच्छा, ये ना एक डिस्कोर्स ही लिखता है वो इतने अरसे में, और अपनी बेटी को कहता है, क्योंकि फिर ये एट द एंड तो अंधा हो जाता है, तो वो जो डिस्कोर्स ही होती है वो ये किसी और ज़बान में लिखता है, मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं फ्रेंच में लिखता है या पता नहीं कौन सी ज़बान में लिखता है, लेकिन वो एक्चुअली उस एरिया की ज़बान नहीं होती कि वहाँ के लोग नहीं समझ सकते, तो डिस्कोर्स ही लिखता है, उसके अंदर इसके सारे ये सन पूरी दुनिया के गिर्द घूमता है और ये घूमती है, और ये जितनी इसकी रिसर्चेज होती है ये सारी उसके अंदर घूमता है। एंड्रिया उसको कहता है भाई मैं बॉर्डर पार कर रहा हूँ, तो ये अपनी बेटी को कहता है जाके ना वो लेके आओ वो किताब, लेकिन एंड्रिया इसको कहता है कि तुम मतलब मुझे तुम्हें देखते हुए शर्म आती है, ठीक है, तुम्हारी वजह से मेरा माइंड स्कैटर हुआ है, तुमने मेरे से झूठ बोला था, बड़ा कुछ कहता है वो इसका जो स्टूडेंट होता है इसको, ऑब्वियसली वो इसको बड़ा वो करता है, लेकिन
गैलीलियो गैलीलाई उसकी आंखें वो गालियां सुन लेता है, ठीक है। और जब ये कोर्ट से इवन जब ये रीकेंट करता है तो कोर्ट के से बाहर निकलता है, इसके सारे स्टूडेंट्स इसको बड़ी गालियां देते हैं। तो उस वक्त एंड हो रहा होता है ड्रामा का और वो एनडीएसआरटी बॉर्डर पार जा रहा होता है, तो वो अपनी बेटी को कहता है जाके ना वो डिस्कोर्सी निकाल के लाओ। वो डिस्कोर्सी उठाती है और वो एनडीएसआरटी को दे देता है गैलीलियो गैलीलाई, और उसे कहता है इसको बॉर्डर पार ले जाओ। अब एनडीएसआरटी को वो जबान आती होती है जो गैलीलियो गैलीलाई को आती है, और एनडीएसआरटी जब वो किताब खोलता है वो कहता है हीरो इज द वन, जो कि मतलब अपने साइंस के, अगर ये साइंस का हीरो था तो इसने अपने साइंस, बेटा अगर वो डिस्कोर्सी बॉर्डर पार ना जाती आज गैलीलियो का नाम भी ना होता। तो गैलीलियो ने तो अपने एम्स एंड एम्बिशंस पूरे कर लिए, तो ही इज द हीरो। क्वेश्चन ये आता है इस गैलीलियो गैलीलाई हीरोज और द नॉट। अगर हम ग्रीक थिएटर के मामले में देखें, अकॉर्डिंग टू ग्रीक थिएटर ही इज नॉट अ हीरो, लेकिन अगर हम एपिक थिएटर के अकॉर्डिंग देखें तो ही इज द हीरो। दैट इज द थिंग जिसका मॉडर्न ट्रेजेडी कहते हैं। मॉडर्न ट्रेजेडी के अंदर बैक केयर्स लगाने पड़ते हैं जिंदगी के अंदर, ठीक है। और ये कोई रिबिलियन, वो कहता है कि भाई रिबिलियन के साथ आप अपने मकासद पूरे, अगर गैलीलियो मर जाता, एक साइंटिस्ट मर जाता, उसको स्टेक से जला दिया जाता, क्या वो अपनी बाकी साइंसी इजादात को बचा सकता था? तो गैलीलियो गैलीलाई की सबसे बड़ी सक्सेस ये थी, वो इस वजह से हीरो था क्योंकि उसने अपनी सारी, एक रिकेंटेशन से, एक झूठ बोल के, एक बैकफुट लेके, उसने अपना जो एम ऑफ द लाइफ था कि वो एक साइंटिस्ट के तौर पे जीना चाहता था और अपनी साइंटिफिक इनोवेशन पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहता था, उसने वो काम कर दिया। अब बताएंगे हु इज द हीरो? वो लोग जो मकसद पूरा होने से पहले मर जाते हैं, या वो लोग जो कि पीछे बैकफुट लेते हैं और अपना मकसद पूरा कर लेते हैं अपनी जिंदगी के अंदर? सो गैलीलियो इज द हीरो, ठीक है। दूसरा, रेमंड विलियम ने मॉडर्न ट्रेजेडी के अंदर एक कॉन्सेप्ट ये दिया कि इंसान जो है ना एक सोसाइटी के अंदर एंट्रैप हो जाता है, ठीक है। इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी, इंसान एक सोसाइटी के अंदर एंट्रैप हो जाता है और वो मजबूर हो जाता है कुछ ऐसे काम करने के लिए जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता है, ठीक है। और दैट इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द हमाशिया दैट लीड टू पिटी एंड फियर एंड, और हमेशा आप अब मॉडर्न ड्रामाज जब आप पढ़ेंगे, स्पेशली अब मैं एट द एंड ड्रामाज रिपीट करवाऊंगी, ऑब्वियसली बेटा जो प्रीवियस स्टूडेंट्स थे उनको ड्रामा कंप्लीट करवाया गया था, आप लोगों का तो अभी न्यू सेशन स्टार्ट हुआ, आप लोगों का ड्रामा दोबारा से शुरू होगा। तो जब आपको मैं ड्रामा पढ़ाऊंगी, आप देखिएगा हर ड्रामा एट द एंड इनकम्प्लीटेड वे में एंड होगा, राय ऑडियंस पे छोड़ दी जाती है। इज गैलीलियो गैलीलाई हीरो और नॉट? इज चेरी ऑर्चर्ड अ ट्रेजेडी और नॉट? क्या वो ट्रेजी कॉमेडी है? आपसे पूछा जाएगा, यू आर द क्रिटिक, अब आप क्रिटिक बन गए। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन है, मैम क्रिटिसिज्म क्या होती है? बेटा क्रिटिसिज्म का मतलब ये होता है कि अब आप क्रिटिक बन गए। अब आपने अभी तक जितनी भी बुक्स पढ़ी है ना, पार्ट 1 की 5 किताबें, पार्ट 2 की अभी जितनी भी आप पढ़ेंगे आगे, अब नाउ यू आर द क्रिटिक। आप बताएं गैलीलियो गैलीलाई हीरो है कि नहीं? आप बताएं कि क्या वो ग्रीक ट्रेजेडी वाला हीरो हीरो होता है या ये वाला हीरो हीरो होता है? नाउ दैट इज अप टू यू। आप राइट भी लिखोगे तो भी आपका आंसर ठीक है, आप नो भी लिखोगे तो भी आपका आंसर ठीक है। यू आर द क्रिटिक नाउ, ठीक है। तो पार्ट 2 में जाके बेटा स्टूडेंट्स जो है बेटा लकीर का फकीर नहीं बनना। और अभी रिसेंटली मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई, देखिए हमारे हाईएस्ट मार्क्स गए थे जो आज तक कभी एकेडमी में नहीं आए, वो 298 से, ठीक है। और हमेशा हमारे ही स्टूडेंट्स के हाईएस्ट मार्क्स आते हैं। अभी रिसेंटली और पैरेलल पे एक और एकेडमी है, उनके भी आते हैं, लेकिन वो एक छोटे सिटी की एक छोटी सी एकेडमी है, ठीक है। और मैं जब उसके रिजल्ट देखती हूँ, ऑल तो वो एक बिल्कुल छोटे से सिटी की एक छोटी सी एकेडमी है, लेकिन उनके स्टूडेंट्स के बेशक 10 स्टूडेंट के नंबर आते हैं या 15 के आते हैं, लेकिन उनके स्टूडेंट्स के हाईएस्ट मार्क्स आए होते हैं, हमारे स्टूडेंट्स के क्लोज आए होते हैं। तो मुझे बड़ा था कि यार कभी इस एकेडमी का कोई स्टूडेंट, उसके साथ मेरी कोई अलैक्स लाइक हूँ, मैं पूछूँ तो सही इनके कैसे इतने नंबर आते हैं, मतलब हमारे भी आते हैं तो इनके भी आते हैं। बाय चांस वो अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की, तो उस एकेडमी की एक स्टूडेंट हमारी एकेडमी में आई अल्हम्दुलिल्लाह, और उसने हमारी एकेडमी से नॉवल का पेपर क्लियर किया है एंड शी हैज़ स्कोर्ड 69 मार्क्स इन नॉवल, ठीक है। बाकी सारे उसके 4 सब्जेक्ट्स में बहुत कम थे, हाईएस्ट मार्क्स उसके नॉवल में आए जो उसने इस एकेडमी से प्रिपेयर किया।
तो आई जस्ट उनकी एकेडमी से इस दफ़ा 302 नंबर आए हैं, यानी कि हमारी इकरा उस्मान का भी रिकॉर्ड तोड़ गई वो लड़की। मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा बेटा आपके सर क्या करवाते हैं, मतलब उनके कोई स्पेसिफिक नोट्स हैं, अगर नोट्स हैं तो मुझे दे दें ताकि मैं उनको एक दफ़ा रीड आउट कर लूँ मैं उस तरीके से स्टूडेंट्स को, क्योंकि 302 नंबर, आई वांट टू टॉक विद दैट स्टूडेंट कि भाई तुम्हारे इतने नंबर कैसे हैं। उसने मुझे बताया कि मैम सर करंट नोट्स पढ़ाते हैं, एनकेएम पढ़ाते हैं, तीसरी चीज़ वो प्रैक्टिकल पे बड़ा जोर देते हैं, स्टूडेंट से सेल्फ राइटिंग करवाते हैं। तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ ये तो सेम वही पैटर्न है जो हमारी एकेडमी का है कि बेटा मैं आपको कहती हूँ लकीर का फ़कीर ना बने, ठीक है, डोंट गो फॉर नोट्स। ठीक है, आपको जो डेली की असाइनमेंट दी जाती है, मैं आपको बता रही हूँ, अभी भी बता रही हूँ, नोट्स तो मैं आपको हज़ारों शेयर कर दूंगी, आपके माइंड स्कैटर हो जाए। आप लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर करने हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड जो है वो आपने, और क्रिटिसिज्म का पेपर उसके हाईएस्ट मार्क्स आते हैं जो कॉन्सेप्ट्स पे लिखता है। अभी जो आपको मॉडर्न ट्रेजेडी का एक कॉन्सेप्ट दिया है, मैं अभी आपको रीड आउट करके भी पढ़ा सकती हूँ, ये पूरी स्लाइड मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, बट द कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने दिया है आपको उसको ज़रा गौर से सुनिएगा कि नंबर एक, तीन चीज़ों के तीन चैप्टर्स हैं इसके, द ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन, यानी कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऑफ द ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन। ट्रेडिशन जो पीछे से ट्रेडिशन चली आ रही थी, पिटी एंड फियर, कथारसिस, हीरो का डाउनफॉल, हीरो मर गया सारी दुनिया रोने लग गई, ट्रेडिशन है, ठीक है। वो इसने ट्रेजेडी की एक नई डेफिनेशन हमारे सामने पेश की। फिर ये तो अब ओल्ड के साथ ट्रेजेडी का कंपेयर एंड कंट्रास्ट हो गया। नंबर 2 जो चैप्टर आपके सामने आएगा वो है ट्रेजेडी एंड कॉन्टेम्पोरेरी आइडियाज। उसमें फर्दर आगे 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है। उन 4 चैप्टर्स में से एक चैप्टर के ऊपर आपका नोट आ जाता है, आपने वो करना होता है। नंबर 3 पे आपका आएगा, ब्रेचेट ने जो रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी की थी, यानी कि ब्रेचेटियन थिएटर या रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी, उस पर एक क्वेश्चन आता है। वो मैंने एक क्वेश्चन बनाया हुआ है, मैं जब खुद स्टूडेंट थी तो मैंने बनाया था, मैं वही क्वेश्चन गैलीलियो गैलीलाई में लिखा ही थी, और वही आंसर जो है ना वो मैंने इसमें, मतलब मैंने एक क्वेश्चन बनाया था और वो 2 बुक्स का आंसर था, गैलीलियो गैलीलाई एंड रेमंड विलियम, रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी। क्योंकि वहां पे भी एक सवाल आ जाता है ब्रेचेट थिएटर क्या है, यहाँ पे भी एक सवाल है कि जी रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी, तो रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी इज द ब्रेचेट थिएटर, ठीक। तो एक्चुअली होता ये है कि ड्रामा का पेपर और क्रिटिसिज्म का पेपर दोनों आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, ये सारी बुक्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं, और जैसे मैंने आपको बताया था कि पार्ट 1 पार्ट 2 के साथ इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो इस वजह से आपको मैक्सिमम थीम्स पार्ट 1 में कराई जाती हैं ताकि पार्ट 2 में आके इतना कंफ्यूजिंग चीज़ें आ रही होती हैं कि स्टूडेंट आता है, मोस्टली स्टूडेंट जो क्रिटिसिज्म में अभी आए हैं कह रहे मैम हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। रीजन, आपके लिए क्रिटिसिज्म बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है, आप, क्रिटिसिज्म इज द मोस्ट, स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट ड्राई एंड मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, लेकिन मेरे लिए मोस्ट इंटरेस्टिंग था, ठीक है। जब मैं खुद स्टूडेंट थी तो मैंने अपने कलीग्स को ये रेमंड विलियम पढ़ाया था जो कि उनको बड़ा मुश्किल लगता था, ठीक है, और मुझे ये बुक बड़ी पसंद है, और मुझे ओवरऑल क्रिटिसिज्म का जो सब्जेक्ट है वो बड़ा पसंद है, मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। तो बेटा जो चीज़ मुश्किल लगती है ना उसमें इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है। वो अब ये नहीं है कि जॉन एशबरी है द पेंटर लिख रहा है और वो कह रहा है समंदर खोद आए और पेंट हो जाए, ऐसे तो कुछ नहीं होगा, ना ही मैम आसमा कुछ कर सकती हैं। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप बेटा आगे नहीं चल सकते, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करें, पिछला जो आपने पढ़ा उसको इरेज करें बोर्ड को, ठीक है। जब तक बेटा आप 0 पे नहीं आओगे ना आपको मेरी बात समझ ही नहीं आती, और क्यों का क्या कब कहाँ कैसे, बहुत डिफिकल्ट है, समझ नहीं आ रहा, ये सारी चीज़ें अगर आप दिमाग में डाल देंगे तो समझेंगे कैसे। ये जो जंक मेमोरी है ना इसको डिलीट करें, यूँ तो मोबाइल भी काम नहीं करते भाई, मोबाइल्स के भी फंक्शंस खराब हो जाते हैं, तो अपने दिमाग से थोड़ा सा जंक जो है ना उसको डिलीट करें, इधर उधर की सोचें कम सोचें, फोकस ऑन द क्रिटिसिज्म। जब आपको बुक पढ़ाई जा रही होती है उसके ऊपर फोकस किया गया। समझ इसलिए नहीं आता कि मैम ने नहीं पढ़ाया, समझ इसलिए नहीं आता क्योंकि हमारा फोकस ये होता है ये तो मुझे पहले से आता है, ये तो मैं खुद भी रीड कर सकती हूँ, इसमें क्या न्यू है। बिकॉज यू आर 100 भरे हुए ग्लास में और पानी डालेंगे तो क्या होगा, पानी सारा बाहर गिर जाएगा। तो मेरी तो बेटा आपको वैसे ही समझ नहीं आएगी क्योंकि आपको लगता है कि ये तो सारा मुझे आता है, ये तो मैं खुद भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो दैट इज़ द डिफरेंस। और यकीन जाने बेटा बहुत स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं, बहुत स्टूडेंट्स आते हैं मैम मुझे तो सारा आता है,
वो कभी भी कुछ नहीं कर सकते, एक असाइनमेंट भी सबमिट नहीं कराते। जो ये कहते हैं ना कि हमें सारा कुछ आता है, एक असाइनमेंट भी कभी उन्होंने सबमिट नहीं करवाई, ये वाला स्लोगन जो कहते हैं। सिर्फ असाइनमेंट करने की बच्चा वो कोशिश करता है, टू बी नथिंग इज टू बी एवरीथिंग। नथिंग पे आएंगे तो बेटा समझ आएगी। तो अभी फिलहाल नथिंग पे आए, सारे जीरो पे आए और उसको समझने की कोशिश करें कि क्रिटिसिज्म बेटा बहुत ड्राई सब्जेक्ट है। ठीक है, ड्राई इन अ सेंस स्टूडेंट्स के लिए ड्राई है, क्योंकि हम एक ट्रेडिशनल नॉवल, लव स्टोरीज और ट्रेजेडीज और मार धाड़ इसको पसंद करते हैं। तो दैट्स वाई वी आर प्रोन टू द पोइट्री एंड ड्रामा और नॉवल। हमें ये 3 सब्जेक्ट बड़े मज़े से समझ आते हैं, स्टोरी लाइक होते हैं। थियोरी से हम लोग भागते हैं। थियोरी पढ़ेंगे तो बाकी 3 सब्जेक्ट्स भी बहुत अच्छे समझ आएंगे, क्योंकि अभी जो आपका पार्ट 2 है सब थियोरीज पे है। आप नॉवल उठा के देख लें, आप ड्रामा उठा के देख लें, इवन आप पोइट्री उठा के देखेंगे, थियोरी पहले आती है, स्टोरी बाद में आती है। अगर आपको थियोरी समझ नहीं आई, स्टोरी समझ नहीं आएगी। और आपको पता है BZU में सबसे पहले क्रिटिसिज्म का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, थियोरी पढ़ाई जाती है स्टूडेंट को, ताकि एटलीस्ट उनको ये पता चले कि प्लाटो कौन था, एरिस्टोटल कौन था। इन्हीं की जो थियोरीज हैं उनके ऊपर ड्रामास लिखे गए थे। ये स्टैंडर्ड्स हैं। अभी रेमंड विलियम के अंदर भी बेटा जो वो आपको बताएगा थियोरीज आ रही हैं। अगर वो ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट की बात करेगा, ठीक है, तो उसमें जो सेकंड आपका है ना कि ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन, उसके अंदर वो डिफरेंट जो ट्रेजेडियंस हैं उनकी वो थियरीज आपके सामने पेश करेगा कि डिफरेंट ट्रेजेडीज लिखने वालों ने किस थियोरी को फॉलो किया था। ठीक है, तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज में पहला सब्जेक्ट ही क्रिटिसिज्म होता है। आप तो शुक्र अदा करें आपका सेकंड लास्ट सब्जेक्ट क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो थियरी तो आपको अब पढ़ाई जा रही है। अगर पहले पढ़ाई जाती मेरे अकॉर्डिंग, वैसे क्रिटिसिज्म पहला सब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरा सब्जेक्ट आपका जो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर होना चाहिए, फिर बाकी सब्जेक्ट्स आने चाहिए, ताकि पहले आप थियरी पढ़ें। हम आपको ड्रामा पढ़ा रहे होते हैं, पैरेलल पे हमें थियरी पढ़ानी पड़ जाती है, हालांकि उसका ताल्लुक क्रिटिसिज्म से था। जो आपको मैंने इडिपस रेक्स पढ़ाया था, उसका सारा ताल्लुक बेटा आपके क्रिटिसिज्म से था। आपको मैंने क्रूसिबल पढ़ाया, क्रिटिसिज्म से उसका ताल्लुक था। मॉडर्न ट्रेजेडी थी, तो हम लोगों को डबल काम करना पड़ा होता है, क्योंकि आप लोगों ने थियरी तो पढ़ी नहीं होती। आप लोग तो स्टोरी लाइक उसको ले रहे होते हैं, समरीज जाके लिखाते हो। हमने तो थ्योरी के अकॉर्डिंग लिटरेचर को एक्चुअली बताना होता है ना। तो फिर जो स्टूडेंट्स जिनको नहीं थियरी समझ आती, वो जाके समरीज लिखाते, थियरी वहाँ तो लिखते ही नहीं है। तो बेटा ये क्रिटिकल थियरीज हैं जिनकी बेस पे सारी बाकी किताबें बनी हुई हैं। ठीक है, जो आपको इसी वजह से फिर साथ साथ आपको फिर हमार्शिया और पता नहीं क्या क्या पढ़ाया जा रहा होता है। वो इस वजह से आपका सारा मिक्सअप हो जाता है, दिमाग की लस्सी इसलिए बनती है कि वो क्रिटिसिज्म और आपका ड्रामा दोनों कंबाइन हुआ था इडिपस रेक्स में। ठीक है, और जब आप एरिस्टोटल पोएटिक्स पढ़ी आपने तो आपके लिए आसान हो गया था, क्योंकि आप लोगों ने इडिपस रेक्स पढ़ा हुआ था। और रेमंड विलियम पढ़ाने से पहले वैसे ही लास्ट मंथ मैंने आप लोगों को ड्रामा पढ़ा दिया, गैलीलियो गैलीलाई। तो जिन्होंने वो ड्रामा पढ़ा हुआ है उनके लिए रेमंड विलियम आसान हो जाएगा, और रेमंड विलियम पढ़ने के बाद जो गैलीलियो गैलीलाई पढ़ेगा उसके लिए गैलीलियो गैलीलाई आसान हो जाएगा, क्योंकि थियरी आपको पता चल गई है। ठीक है, अभी मैं ये स्लाइड से पढ़ाने जा रही हूँ, लेकिन अभी मैंने सारा कॉन्सेप्ट आपको पहले दे दिया है, अब मैं रीड करने जा रही हूँ। ठीक, चलिए जनाब, मैं